गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो फॉर यू पर। बायो फॉर यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उत्तराखंड बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के आधार पर शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का सबसे उत्तम स्रोत है। आप परिषदीय परीक्षाओं में सफलता के लिए इसको ज़रूर देखें। तो स्वागत है, हम सीधे टॉपिक अपना शुरू करते हैं। मैं दिवाकर प्रसाद पेनुली, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज बौन पंजाला, उत्तरकाशी। आपके लिए एक आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो शुरू करते हैं। नया टॉपिक आज आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें बात करते हैं, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ना चाहें तो इसको हम जनरली 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 भाग हैं। पहला है आपका, जिसको बोलते हैं प्राथमिक प्राथमिक जनन अंग, इसको जो इसके अंतर्गत आता है ओवरी। दूसरा है सहायक जनन अंग, इसमें अंडवाहिनी आ गया, गर्भाशय है, योनि और बाह्य जननांग। और तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथि में वार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, अभी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और चौथा है स्तन ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम अंडाशय से शुरू करते हैं, ओवरी से शुरू करते हैं, क्योंकि ओवरी सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो मनुष्य में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये उदर गुहा में ब्रेक के पृष्ठभित्ति से जुड़े होते हैं। जिन तंतुओं की सहायता से अंडाशय उदर भित्ति से जुड़े होते हैं उन्हें मेजोवेरियन फाइबर्स कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जिन तंतुओं की सहायता से अंडाशय जुड़े हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मेजोवेरियन फाइबर्स। अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है, अंडाशय में तंतुमय संयोजी ऊतक का बना एक घना क्षेत्र होता है, डेंस क्षेत्र होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम स्ट्रोमा को डिटेल से पढ़ेंगे। और अंडाशय के चारों ओर 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? पहला जो बाहरी स्तर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह सबसे बाहर का स्तर होता है। उसके नीचे जो स्तर होता है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो मिडिल वाला लेयर है इसको बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, यह सबसे आंतरिक स्तर होता है। हम अगर अंडाशय की संरचना को देखें तो अंडाशय की संरचना में आप देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो मैंने ये फिगर आपकी किताब से आपके लिए ले आया है। इसमें देखेंगे आप कि ये ब्लड वेसल्स है, ये मेसोवेरियन है, ये oocytes हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनने हैं। ये सीरियल से भी आपको दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पर आप देखें ग्रेनुलोसा सेल्स है, जो बाहर की तरफ सेल्स दिख रही हैं आपको, जिनका डिपोजिशन हो गया, इनको कणिकामय कोशिकाएं कहते हैं। जोना प्लेसिडा है, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स का निर्माण होना शुरू हो गया है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जिस क्षेत्र को जिसमें मेरी उंगलियां लगी है, इसको बोलते हैं बल्कुट कॉर्टेक्स 6। ये आपका मेडुला, बीच वाला क्षेत्र जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह आपको दिख रही हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है। इसमें जो अंदर दिख रही है वेसिकल्स है। जोना प्लेसिडा एक क्षेत्र बन जाता है। इंटरनल जो है थीका इंटरनला जिसको बोलते हैं, आंतरिक स्तर है। थीका एक्सटर्नल है। जोना प्लेसिडा है। ये oocytes आपका जो है पूरा oocytes दिख रहा है। इसमें कोरोना रेडिएटा और एंट्रम, एक कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम कहते हैं। ये कैविटी कैसे बनती है अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आप इस फिगर को देख लीजिए एक बार। उसके बाद जो है थीका इंटरनल है, थीका एक्सटर्नल है। यहाँ पर देखिए आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के पश्चात बनने वाली जो संरचना होती है उसको कॉर्पस लुटियम कहते हैं, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति भी काम करती है। तो ये जनरली हमारा एक स्ट्रक्चर था उसका ओवरी का, जो कि परीक्षा में भी इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। ये स्त्री जनन तंत्र का चित्र है। इसमें देख सकते हैं आप कि ये ओवरी, 2 ओवरी दिखा रखी है। ये ओविडक्ट जिसको फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये यूटेरस है और वजाइना है, इसको सर्विक्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आप जनरली ये स्ट्रक्चर आपको ये दिखाने के लिए बताया गया है कि इसकी लोकेशंस कहाँ पर होती है। अभी डिटेल से हम इसका अध्ययन आगे करेंगे। ओवरी में जो स्टोमा है, जो स्टोमा वाला भाग है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती है, स्टोमा को 2 भागों में हम विभाजित होता है। एक तो होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला।
कॉर्टेक्स जो है ये बाहर वाला भाग होता है जो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है। कॉर्टेक्स वाला भाग जिसको हम कहते हैं, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है जो, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, जिसमें रेटिकुलर तंतु, स्पाइंडल सेल्स, अंड पुटिकाएँ तथा कुछ रक्त वाहिकाएँ वाहिनियाँ होती हैं। दूसरा है आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। दूसरा है आपका मेडुला, ये वाला मेडुला वाला भाग, ये कम सघन केंद्रीय भाग होता है जिसमें प्रत्यास्थ तंतु, कोमल पेशियां और रक्त वाहिनियां व तंत्रिकाएं पाई जाती है। अगला है आपका अंडाशय में जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसका क्या काम है और ये किस प्रकार से जो है हमारे जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स है, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स से जो है जो अंडाणु है उसका निर्माण कैसे होता है। जो फॉलिक्यूल्स हैं वो फॉलिक्यूल्स का निर्माण भ्रूण अवस्था में हो जाता है, परंतु इसका विकास लैंगिक परिपक्वता के आने के बाद होता है। अभी मैं जब आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जो बताऊंगा कि किस किस अवस्था में फॉलिकल का गर्भाशय की किस स्टेज में, किस उम्र में फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका डेवलपमेंट तब होता है जब उसमें जो है लैंगिक परिपक्वता आती है। पुटिका जो है आकार में बड़ी होती है और ऊगोनिया या प्राथमिक प्राइमरी फॉलिकल्स बनाती है। शेष जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इन्हें मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन होने के पश्चात इनके बीच में एक कैविटी बनती है जिसे हम एंट्रम कैविटी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले फिगर में भी दिखाया था। इसको फॉलिकल कैविटी भी कहते हैं। ऊगोनिया के चारों ओर कुछ पुटिकाओं का केवल एक स्तर पाया जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इस समय ऊगोनिया पुटिका कोशिकाओं के वृंत द्वारा एंट्रम में लटकी होती है जिसे डिस्कस प्रोलिजेरस कहते हैं। इस समय ऊगोनिया के चारों ओर जोना पेलिसेटा नामक पारदर्शी आवरण भी पाया जाता है। इस अवस्था को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसकी कोशिकाएं एस्ट्रोजन का स्रावन करती हैं और फॉलिकल की वृद्धि एवं एस्ट्रोजन का स्रावन जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, पीयूष ग्रंथि के FSH फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। ओवरी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम नेक्स्ट स्टेज में जो है जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है कि इस ग्राफियन पुटिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक ऊसाइड, द्वितीयक ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड में बदला जाता है जो अगुणित होते हैं। अब यह द्वितीयक ऊसाइड ग्राफियन पुटिका को तोड़कर अंडकाल से बाहर निकल करके उदर गुहा में मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। ये जो लगभग 14 या 15वें दिन ये अंडोत्सर्ग होता है। और द्वितीयक ऊसाइड के मुक्त होने के बाद जो शेष बची पुटिका होती है एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही गर्भ धारण करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, गर्भाशय को तैयार करने के लिए जो हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए ये एक फिगर है, जिस फिगर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है और उसका किस प्रकार से साइज होता है, इस फिगर के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। ओवरी में द्वितीयक ऊसाइड जिस जगह से बाहर निकलता है वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। रक्त का थक्का जम जाता है और पीले रंग के कण वहाँ एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें ल्यूटियन कहते हैं। इसी के कारण शेष बची पुटिकाओं को कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड कहते हैं। यदि किसी कारण से द्वितीयक ऊसाइड निषेचित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाते हैं और निष्क्रिय हो कार्पस एल्बिकेंस बनाती हैं जो कि कुछ समय में नष्ट हो जाती है और शरीर से बाहर स्रावित कर दी जाती है। कुछ प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को कुपकिया एस्ट्रेसिया, फॉलिकल एस्ट्रेसिया कहते हैं। ये ओवरी का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओवेरियन फॉलिकल में एस्ट्रेसिया की स्थिति क्या होती है। अंडाशय
में ओवम ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बताई गई कि जब ओवा निकलता है तो किस प्रकार से उसका इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है। 6 दिन की अवस्था, 6 दिन का समय लगता है ओवुलेशन से लेकर के और इम्प्लांटेशन तक का जो समय, और जो चेंजेस होते हैं जो इसमें सेकेंडरी जो oocytes होता है ओवुलेशन के पश्चात, ठीक है, सेकेंडरी oocytes के ओवुलेशन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है इम्प्लांटेशन तक की, उसमें इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस का एक जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा गया है। पीडीएफ के रूप में भी आपको उपलब्ध होगा, आप इसको देख सकते हैं। अभी आगे मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। ये ओवरी का एक फिगर इंटरनेट की मदद से गूगल से मैंने निकाला है, जो आप थोड़ा सा दिखने में स्पष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल नियरली मैच्योरिटी है, ठीक है। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये इसमें ब्लड वेसल्स दिखा रखी है। ये रैप्चर्ड फॉलिकल्स हैं और ये ओवम है, रिलीज्ड ओवम जिसको बोलते हैं। और ये रिलीज ओवम के बाद जो शेष स्ट्रक्चर यहाँ बच जाता है उसको हम देखो येलो कलर का हल्का हल्का सा डिपोजिशन यहाँ पर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स का स्रावन होता है। ओविडक्ट क्या होती है, ओविडक्ट का क्या फंक्शन है। अभी ओवा जब रिलीज हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया है, तो अंडोत्सर्ग होने के पश्चात जो अंड वाहिनियां हैं या डिंब वाहिनियां हैं, ओविडक्ट है, उसका क्या काम है। मानव में, मनुष्य में एक जोड़ी अंड वाहिनियां पाई जाती है जो कि प्रत्येक अंडाशय से संबंधित होती है, दोनों ओर जुड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इनका परिवर्धन भ्रूण की मुलेरियन नलिका के द्वारा होता है। ये 3 भागों की बनी होती है। पहला है पक्षमाभीय या कीपक अंडकीप, इन्हें इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। यह कीप की समान संरचना होती है जिसके चारों ओर तंतु में प्रवर्त पाए जाते हैं तथा इनके मध्य में अंडाणु के प्रवेश के लिए एक छेद होता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये फिम्बरी है और यहाँ से जब ओवा रिलीज होता है तो फिम्बरी के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है और इससे फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वो जो है हमारे यूटेरस तक पहुँचता है। ये यूटेरस का एक फिगर आपके सामने दिख रहा है। ओवरी जिसको एम्पुला कहते हैं, तुम्बिका, ओवरी में जो एम्पुला है, तुम्बिकाया एम्पुला, यह मुड़ा हुआ भाग है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया एम्पुला में ही होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकीर्ण पथ की तुम्बिका में जो है इसका, या तुम्बिका बोलते हैं या एम्पुला बोलते हैं, या मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और उसका उत्तर होता है कि मनुष्य में निषेचन संकीर्ण पथ की तुम्बिका में या एम्पुला में संपन्न होती है। उसके बाद है इस्थमस या फैलोपियन नलिका। यह सीधा नलिकाकार भाग है जो पीछे की ओर गर्भाशय यूटेरस से जुड़ा होता है। गर्भाशय से जुड़े भाग को यूटेराइन भाग कहते हैं और यह संकुचनशील होता है। संपूर्ण अंडवाहिनी की आंतरिक भित्ति सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है और कुछ जंतुओं में फैलोपियन नलिका में निषेचन होने के कारण इसे निषेचन नलिका भी कहते हैं। ओके, ये आपका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का व्यू है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके बीच में इसको रखा कि आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट इसमें हो रहा है कि यूटेराइन ट्यूब जिसको बोलते हैं आपका ओवरी है, या फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं ये यूटेरस गर्भाशय है। यहाँ वेजाइना आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये दो जो ओवरी हैं थोड़ा स्पष्ट इसमें दिख रही है, तो ये इसलिए मैंने ये फिगर आपके लिए यहाँ पर लगाया है। तो आप इसको देखेंगे तो इससे थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से गर्भाशय को आप समझ सकते हैं। यूटेरस क्या होता है? गर्भाशय मनुष्य में सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं जिसमें बेसिकली 2 गर्भाशय होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ नोटेबल दैट कि इसमें गर्भाशय जो होते हैं वो 2 होते हैं। ये लिखा है गर्भाशय पाए जाते हैं जिनमें 2 गर्भाशय पूर्णतः संयुक्त होकर के एक हो जाते हैं। इसे बच्चादानी या ऊम कहते हैं। यह अत्यधिक विकसित गर्भाशय होता है। मानव के गर्भाशय के आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का जो अंतःस्तर एंडोमेट्रियम कहलाती है। यह अत्यधिक संवहक और ग्रंथिल होती है। इसके अंदर की ओर एक मोटा पेशीय स्तर होता है जिसे मायोमेट्रियम या गर्भाशय पेशी स्तर के, बेसिकली आप मायोमेट्रियम याद रख सकते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इसको आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं मायोमेट्रियम
यह गर्भाशय पेशी स्तर, इतना तो आपको समझना ही चाहिए इसको। यह कोमल पेशियों का बना होता है और गर्भाशय का बाह्यतम स्तर पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय स्तर कहलाता है। यूटेरस के बाद है ये एक और व्यू आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का होता है गर्भाशय, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें 9 माह तक जो है गर्भ गर्भ रहता है। पार्ट्स ऑफ यूटेरस को अगर हम देखेंगे, गर्भाशय में 3 भाग मुख्य होते हैं। पहला भाग है आपका फंड, यह अंडवाहिनी से जुड़ा ऊपरी भाग होता है जो गुंबद के आकार का होता है। दूसरा है बॉडी, यह गर्भाशय का मुख्य और मध्य का भाग होता है। और तीसरी है सर्विक्स या ग्रीवा, यह गर्भाशय का अंतिम भाग होता है और इसका वह भाग जो काय से जुड़ा होता है उसे इंटरनल्स, वह बाह्य भाग जो योनि से जुड़ा होता है उसे बाह्य ऑस कहते हैं। ये इंटरनल ऑस और बाह्य ऑस कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन होता है, आप जानते हैं। ये फिगर मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ। अभी जो योनि है, वेजाइना जिसको बोलते हैं, वेजाइना योनि का निर्माण दोनों ओर के गर्भाशय के मिलने से होता है। दोनों ओर का जब गर्भाशय मिलता है तो उससे हमारा मनुष्य का वेजाइना का निर्माण होता है। यह मूत्राशय के नीचे एक छोटी थैली के समान संरचना होती है। मूत्राशय और योनि आगे की ओर आपस में संयुक्त होकर के मूत्र जनन मार्ग या वेस्टिब्यूल का निर्माण करते हैं। योनि बाहर की ओर एक जो है भग जिसको वाल्व के रूप में खुलती है। इसके खुलने के स्थान पर पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जिसे योनिच्छद या हाइमन कहते हैं। यह मादा द्वारा प्रथम बार कॉपरेशन करने पर फट जाती है। मैथुन के समय योनि शिश्न से जो है सीमेन प्राप्त करती है और इस क्रिया को जो है इंसेमिनेशन कहते हैं। आजकल एक प्रचलन चला है, ये जो हाइमन है ये मोस्टली जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से या गेम्स खेलने से भी हाइमन स्वतः ही अपने आप नष्ट हो सकती है। ये एक फिगर आपके सामने है, वाजाइना का फिगर है जिसको आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्यूबिस है, एक डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यूज। क्लाइटोरिस है, यूरेथ्रा है। ये क्लाइटोरिस जो है जिस पेनिस का ही एक प्रकार का रूपांतरण होता है, एक अवशेषी अंग है। लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, ओपनिंग द वेजिनल है, ये देखिए आप। और ये हाइमन जो मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं हम हाइमन मेम्ब्रेन है। तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसका वेजाइना का। ओके, नेक्स्ट ये हमारे किताबों में जो फिगर दे रखा है उसके हिसाब से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारी जो बुक्स में जो वेजाइना का जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसके हिसाब से देखेंगे आप। ये प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस है, ये क्लाइटोरिस है, ये वाला भाग है जो ये क्लाइटोरिस है। ये जो है वेस्टिब्यूल्स, यहाँ वेस्टिब्यूल्स है, लेबियम माइनोरा है, यूरिथल ओरिफिस है, लेबिया मेजोरा है। इस प्रकार से जो है ये एनस है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा आपकी किताबों में। आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी में इसी प्रकार का फिगर आपको बना हुआ मिलेगा। जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं, बाह्य जननांग जिसको कहते हैं, बाह्य जननांग में भगसेफ या क्लाइटोरिस अथवा भगसेशन, क्लाइटोरिस जो हमने अभी देखा था, अभी मैंने आपको बताया ये क्लाइटोरिस, ये वाला भाग है जो ये वाला भाग क्लाइटोरिस कहला जाता है। इसमें देखेंगे कि यह नर के शिश्न के समान समजात अंग होता है जो फीमेल में मादा अवशेष के रूप में पाया जाता है। दूसरा है स्पर्श कणिकाओं की अधिकता होती है। यह भाल्व के अग्र छोर पर उपस्थित होता है। यह मैथुन के समय मादा में एक्साइटेशंस पैदा करता है। दूसरा है लेबिया मेजोरा जिसको बृहद भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा कहते हैं। भग के बाहर की ओर पाई जाने वाली ओष्ठ के समान संरचना होती है जिसकी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं परंतु आंतरिक सतह पर रोम नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 छोटे ओष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें लेबिया माइनोरा या लघु भगोष्ठ कहते हैं। यह नर के वृषण कोष का समजात अंग है। ये सभी भग मूत्र जनन क्षेत्र के चारों ओर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसमें यह है कि जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, ये जो हमारा जो वृषण कोष होता है उसके समान समजात अंग माना जाता है। सहायक ग्रंथियां हैं स्त्री में, जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है उसमें देखो जो इम्पोर्टेंट है वो है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड देखिए, अभी थोड़ा सा मैं स्लाइड को सेट कर लूँ। बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है, थोड़ा इसको मैं आपके देखने लायक बनाऊँ। बार्थोलिन ग्लैंड क्या है कि मानव में एक जोड़ी छोटी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है
ये वेस्टिब्यूल्स में योनि के पार्श्व सतह पर खुलती है और ये चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्राव करती है। इसमें ये दिखा रखा है, ये वेजाइना है, ये वाला स्ट्रक्चर जो वेजाइना का दिख रहा है। इसमें ये जो ग्लैंड है इनको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ये आपको एक ग्लैंड ये दिख रही है और एक ग्लैंड ये दिख रही है, ये दोनों बार्थोलिन ग्लैंड है। स्तन ग्रंथियों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कि मेमरी जो ग्लैंड होती हैं स्तन ग्रंथियों से, स्तन या ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड, इस स्तनियों में जितने भी मेमेलियंस होते हैं उनके वक्ष पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं जिनका निर्माण अनेक स्तन ग्रंथियों के संयोजन से होता है। ये वक्ष के सामने पेक्टोरल मसल्स के ऊपर की ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां संयुक्त नलिकाकार कूपिकीय ग्रंथि हैं जिसमें 15 से 20 कूपिकीय नलिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं। इन कोष्ठों के मध्य बसीय ऊतक भरा होता है। इसमें स्तन ग्रंथियां अंगूर के गुच्छों के समान स्थित होती है और मिल्क का सीक्रेशंस स्रावन करती है। मादा का यह दूध 6 माह तक शिशु के लिए कंप्लीट आहार का कार्य करता है और उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फीडिंग कराने वाली माताएं होती है, आजकल ये प्रचलन आ गया है कि बच्चों को लोग फीडिंग नहीं कराते हैं, तो आवश्यक रूप से माँ का जो पहला गाढ़ा दूध भी है और फीडिंग भी कम से कम 6 महीने तक बच्चे को अवश्य करवानी चाहिए। अनेकों स्तन ग्रंथियां अंत में अपनी पाली से निकलने वाले एक दुग्ध नलिका जिसको बोलते हैं लैक्टोफेरस नलिका में खुलती है और सभी दुग्ध नलिकाएं, अभी एक फीवर देखिए, अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये चेस्ट वाल है, ये पेक्टोरल मसल्स हैं, ये लॉब्यूल्स हैं, निप्पल का सरफेस है, ये इस प्रकार से जो है हमारी मेमरी ग्लैंड्स इस प्रकार से पाई जाती है। स्वतंत्र रूप से स्तन के शीर्ष के भाग में निप्पल में खुलती है, जितनी भी मेमरी ग्लैंड्स हैं निप्पल्स में खुलती है। और निप्पल्स जो होता है उभार युक्त पिगमेंटेड संरचना है जिसके चारों ओर का क्षेत्र भी वर्णिकित होता है, जिसे स्तन परिवेश कहते हैं। इसके चारों ओर वसा संग्रह और पेशीय खिंचाव के कारण स्तन सुंदर व उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो निप्पल्स होते हैं 0.5 मिलीमीटर के 15 से 25 छोटे छोटे छिद्र इसमें पाए जाते हैं जिनसे दूध का स्रावन होता है। पुरुषों में जो निप्पल्स हैं एक प्रकार के अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ओके, ये मेमरी ग्लैंड का फिगर्स आपकी किताब में भी दिखेगा और डिटेल से इसमें सब कुछ बता रखा। आपकी जो रिब्स है, आपका इंटरनल मसल्स है, स्तन के लिगामेंट है, बृहद अंशपेशियाँ हैं, स्तनपाली है, द्वितीयक नलिका है, लॉब्स है, दुग्ध वाहिनी है, दुग्ध कोश है, दुग्ध वाहिनी है, निप्पल है, एरोला है, वसा है, ये सब हमारे स्तन की अगर हम संरचना देखें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। स्तनों का जो विकास होता है बेसिकली वो मादा का मुख्य द्वितीय लैंगिक लक्षण है जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। स्तनों के विकास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन आदि हार्मोन भाग लेते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए कंप्लीट आहार है जिसमें लैक्टोज शर्करा, वसा, कैल्शियम, कैसीन, लाइसोजाइम, विटामिन और अनेक प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ये जन्म के कुछ महीनों तक शिशु को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाने का काम करते हैं। मानव प्रजनन क्रिया में मादा की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। मैथुन क्रिया में शुक्राणु ग्रहण करना, निषेचन होना, उसके बाद गर्भाधान, शिशु का विकास, शिशु का जन्म, प्रसव होना व प्रसव के पश्चात पोषण, दुग्ध स्राव जैसे महत्वपूर्ण काम सभी काम मादा के द्वारा ही, फीमेल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए इस काल में गर्भवती स्त्री की अच्छी देखभाल करना व उसे पौष्टिक व संतुलित आहार भोजन प्रदान करना चाहिए जिससे संपूर्ण शिशु का जो स्वास्थ्य है, उसका विकास है, वो ठीक से हो सके। ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से एक जो अंडाणु के चारों ओर शुक्राणु किस प्रकार से शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन किया जाता है। एक इनलार्ज स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। ये एक गर्भाशय के अंदर जो शिशु की अवस्था उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं लेकिन आप देखिए थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी भी बोलने का प्रयास किया है ताकि उसको कम समय में समाप्त किया जा सके। इसके अलावा मैं इसको PDF के रूप में भी, लिंक नीचे आपको जो लिंक है YouTube चैनल में, उस लिंक में से PDF के रूप में भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा साधन है। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही आपके बीच में अगला जो प्रकरण है उसको लेके आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आप वीडियो को यदि अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।